शादी वाले दिन मेरी बहन की बारात ना आई, जबकि मेरे बाप ने दूल्हे वालों की हर जायज नाजायज डिमांड पूरी की थी। मेरी बहन की सास ने हमें सामान की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी थी, मगर मेरे बाप ने कोई इतराज ना किया और पूरे 50 लाख रुपए का जहेज खरीद कर लड़के वालों के घर भिजवा दिया था। लड़के को नया मोटरसाइकिल भी खरीद कर दिया था। हमने लड़के वालों की सारी बातें मानी थी, मगर बारात वाले दिन रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक मेरी बहन की बारात नहीं आई थी और ना ही उनसे कोई राब्ता हो रहा था। जब लड़के वालों के घर जाकर देखा, वो घर छोड़कर फरार हो चुके थे और सारा सामान भी ले गए थे। मेरे बाबा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो उसी वक्त दम तोड़ गए। मैं डॉक्टर थी। अगले रोज मेरे पास एक लड़की का केस आया। उस लड़की के साथ ज्यादती करके उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। वो लड़की आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की की जान बचाई, मगर उस लड़की के पीछे कोई ना आया। मैंने उस लड़की से उसके घर का एड्रेस लिया और उसके घर वालों को बुलाने चली गई, मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसके घर वालों ने मुझे पकड़कर। मेरा नाम राबिया है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम हिना है। हम दो बहनें थी। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा था, मगर अब वक्त और हालात बदल चुके थे। मेरी बहन हिना का रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हुआ था। मेरे बाप ने लड़के वालों की डिमांड पर उन्हें पूरे 50 लाख का जहेज दिया था और जिस दिन मेरी बड़ी बहन की शादी थी, उस दिन बारात घर नहीं आई थी। उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया था। एक इज्जतदार इंसान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मैरिज हॉल में मौजूद सभी लोग बातें कर रहे थे कि भला ऐसे कैसे बारात नहीं आई। इन लोगों ने तो छानबीन करके ये रिश्ता तय किया था। उस फराड करने वालों से ज्यादा लोगों की बातें एक शरीफ इंसान को मार देती हैं। अब्बा ने कहा वो लड़का मेरे साथ ऑफिस में काम करता था, बहुत अच्छा लड़का है। फिर ना जाने वो अचानक ऐसे कहाँ चला गया। जब उनके घर जाकर देखा तो वो लोग सारा सामान लेकर फरार हो गए थे। मेरे बाप ने उसी वक्त पुलिस बुलवा ली थी। पुलिस वालों ने पूरा शहर छान मारा था। फिर पता चला कि उस लड़के ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर फ्रॉड किया था और वो लोग पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसे ही फ्रॉड कर चुके थे। बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके थे। अब्बा को उसने शीशे में उतार कर कहा था कि वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और अब्बा से जहेज के अलावा लाखों रुपए और भी बटोर चुका था। अब्बा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी सिर्फ इसलिए कि कल को उनकी बेटी सुखी रहेगी। अब्बा से ये सदमा बर्दाश्त ना हुआ और उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी जान निकल गई थी। शादी वाले घर कयामत आ गई थी। मेरी अम्मा की आंखों से आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे। सब कितने खुश थे, बस एक पल लगा था और सब कुछ खत्म हो गया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आज सुबह ही तो अब्बा ने मुझे कहा था कि हिना की शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर लड़का ढूंढूंगा जिससे तुम्हारी शादी करूंगा। मैं अब्बा की बातें याद करके रो रही थी। अब्बा मेरे दोस्त भी थे। अपनी हर एक छोटी से छोटी बात मैं अब्बा से शेयर करती थी। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी होगा। अभी तो हमारे घर में खुशियां आई थीं और आने से पहले ही ये खुशियां मुझसे मेरा बाप छीन कर ले गई थीं। जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ था, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली थी। मुझे उन लोगों को तलाश करना था। ना जाने अब वो किसको लूटने वाले थे। इससे पहले कि किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो, मुझे कुछ करना था। मैंने अब्बा के दोस्त के बेटे नदीम से बात की। वो महकमा पुलिस में अच्छी पोस्ट पर लगा हुआ था। उसने वादा किया था कि वो उन लोगों को हर सूरत ढूंढ निकालेगा। मेरी बहन हिना तो बार बार बेहोश हो रही थी। वो कहती थी कि मेरी वजह से अब्बा की मौत हुई है। मैं मनहूस हूँ। पहले मेरी बारात नहीं आई और फिर अब्बा भी इस दुनिया से चले गए। वो खुद को थप्पड़ मारने लगी थी। उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वो 3 दिन अस्पताल में एडमिट रही थी। मैं कभी घर आती, अम्मा का ख्याल रखती और फिर कभी उसके पास चली जाती। मेरी अम्मा कहती कि मैंने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे घर को किसकी बद्दुआ खा गई, आखिर किसकी नजर लग गई। अम्मा भी बिस्तर से जा लगी थी। अब मुझे ही अपनी माँ और बहन को संभालना था। इस मौके पर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था कि काश मेरा एक भाई होता तो आज वो सब कुछ संभाल लेता। पर मुझे याद आया था
अब्बा ने कहा था कि मैंने अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश की है कि मुझे बेटे की चाह नहीं रही। मेरी बेटियां बहुत मजबूत हैं, वो कभी किसी मुश्किल से घबरा नहीं सकती। मेरे लिए मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं और अब मुझे बेटा ही बनना था, इसलिए खुद को मजबूत किया। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरी बहन हिना बज़ाहिर तो ठीक नजर आती थी, पर अब वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे सदियों की बीमार हो। उनसे कोई बात करती तो वो कितनी देर मुझे देखती रहती, फिर कहती, राबिया तुम्हें पता है मेरी वजह से अब्बा की मौत हुई है, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो देती। मैं उसको समझाती रह जाती कि कभी किसी की मौत किसी दूसरे इंसान की वजह से नहीं होती। वो तब इस दुनिया से जाता है जब ऊपर वाले ने उसका वक्त लिख दिया होता है। पर वो इस सदमे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सबके सामने खुद को बहुत मजबूत जाहिर करती थी, पर रात की तन्हाई में मैं जी भर कर रोती थी। हमारे घर का तो शिराजा ही बिखर चुका था। मैं आज कई रोज बाद अस्पताल गई थी। आज ड्यूटी के दौरान मेरी मुलाकात वसीम से हुई। वो नदीम का बड़ा भाई था। ये दोनों भाई मेरे बाबा के दोस्त के बेटे थे। मैंने अक्सर बाबा से उनका नाम सुना हुआ था, पर उसको कभी देखा नहीं था। वसीम की वालदा ने भी आप ही का रिश्ता वसीम के लिए मांगा था। तब अब्बा बहुत खुश हुए थे, पर इससे पहले कि अब्बा कोई जवाब देते, हमें पता चला कि वसीम किसी और लड़की को पसंद करता है और उससे शादी भी कर ली है। उसकी वालदा अब्बा से माफ़ी मांगने आई थी। अब्बा ने कहा, बहन कोई बात नहीं, आप मेरे मरहूम दोस्त की बीवी हैं और ये बात घर की है। आप ऐसा समझे कि आपने कभी ये बात मुझसे की ही नहीं थी और ना ही मुझे याद है। वसीम ने मुझे बताया कि उसकी चंद माह की एक बेटी है जिसकी पैदाइश पर उसकी बीवी फौत हो गई थी। अब वो अकेला अपनी बेटी के साथ रहता है। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ था। वसीम ने मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी के लिए कोई आया रख लूँ। माँ जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब उनसे ये बच्ची नहीं संभलती। अब तो खुद उनके हाथ कांपते हैं और घर में कोई और औरत मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैं हर वक्त अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहता हूँ। मैंने वसीम से कहा कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, आपके घर के साथ साथ वो बच्ची को भी संभाल लेगी। तब वसीम ने कहा, मेरी बच्ची अभी सिर्फ चंद माह की है, कल को अगर दूसरी माँ अच्छी ना निकली और जब मेरी बेटी बड़ी हुई और उसने मुझसे कहा कि बाबा आप तो मुझे 5 माह भी संभाल नहीं सके और मुझे एक पराई औरत के हाथों में सौंप दिया, तो पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि मैं तब उसको क्या जवाब दूंगा। मैं वसीम की बात सुनकर चुप हो गई। वसीम बार बार मुझे किसी नर्स या किसी औरत के बारे में कह रहा था जो उसकी बेटी को संभाल सके। तभी मेरे जहन में हिना बाजी का ख्याल आया। उनके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, पर उनमें कोई भी शख्स मेरी बहन के काबिल नहीं था। कुछ रिश्ते वाले तो कहते कि आपकी बेटी में कोई कमी होगी जो बारात नहीं आई। इसलिए मैंने वसीम के बारे में अपनी अम्मा से बात की, तो अम्मा ने मुझे कहा, तुम्हारी आपी को ये बात नहीं पता कि उसके लिए भी वसीम का रिश्ता आया था, और वैसे भी अब वो किसी सूरत नहीं मानेगी, क्योंकि वो कहती है कि उसे शादी नहीं करनी। मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जाते। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को अब कोई और दुख मिले। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अम्मा बात बात पर रो देती थी। अब्बा की मौत ने हम सब पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। मैंने हिना आपी से बात की कि आपको कोई जॉब कर लेनी चाहिए, तो हिना कहने लगी, तुम जानती हो आज के दौर में इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। जिस कंपनी में अब्बा काम करते थे मैं वहाँ भी गई थी, पर उन लोगों ने भी मुझे कोई जॉब नहीं दी और मुझसे ये कह दिया कि जब कोई जॉब निकलेगी हम खुद ही आपको बुला लेंगे। तब मैंने आपी हिना से कहा कि मेरे पास एक जॉब है, बस तुम्हें एक 5 माह की बच्ची की देखभाल करनी होगी। तुम्हें याद होगा अब्बा के दोस्त का बेटा वसीम, बस उसी की बेटी है। तब आपी ने कहा, मैं सोचूंगी। मुझे यकीन था कि हिना बाजी अपना ध्यान बटाने की खातिर ये जॉब जरूर करेंगी, और फिर ऐसा ही हुआ था। आपी ने ये जॉब कर ली थी। वसीम भाई का घर हमारे घर के करीब ही था। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। आपी रोज ही वहाँ चली जाती, घर आकर हर वक्त उसी बच्ची के बारे में हंसते हुए बातें करती और साथ मेरा शुक्रिया भी अदा करती। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वसीम आपी से शादी कर ले, पर यह तो नसीब की बात थी। ना जाने आने वाले वक्त में क्या लिखा था। वक्त गुजरता गया। जब एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिल लर्जा देने वाला वाकया हुआ। मैं अस्पताल ड्यूटी पर थी। अचानक एक 16 साल की लड़की आई जिसकी हालत बहुत खराब थी। किसी ने भरे बाजार में
उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। वो मांगने वाली एक फकीरनी थी और उसे देखकर मेरा दिल कांप उठा था कि लोग इतने हैवान बन चुके हैं जो भरे बाजार में एक 16 साल लड़की को अपनी हवस का शिकार बना दिया। उसका इलाज चलता रहा। जब उसकी हालत कुछ बेहतर मालूम हुई तो मैंने उस लड़की से पूछा कि वो इतनी प्यारी होकर भी क्यों मांगती है। तो उस लड़की ने कहा कि सारा खेल किस्मत का है। अगर किसी के खूबसूरत होने से किस्मत अच्छी हो सकती तो काले लोग सड़कों पर और खूबसूरत लोग महल के अंदर होते। वो लड़की बहुत रोई थी। उसे पढ़ने लिखने का भी शौक था, पर उसके हालात ने उसको इस हाल तक पहुंचा दिया था। मुझे उस पर तरस भी आता था और उसके माँ बाप पर गुस्सा भी, जो बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो क्या ज़रूरत है इतने बच्चों को जन्म देने की। और जो लोग उस बच्ची को अस्पताल लाए थे, उन्होंने कहा था कि लोगों में हवस जाग उठी है। अब तो लोग हर शरीफ आदमी से भी डरने लगे हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये फकीरनी खुद अपने आप की नुमाइश करती थी ताकि कोई शरीफ आदमी खुद उसको पैसों की बदौलत कुछ घंटों के लिए खरीद ले। ये भीख मांगने की बजाय इज्जत के साथ कोई और काम भी तो कर सकती है। पर वो 16 साल फकीरनी रो रो कर कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसी नहीं है और न उसकी माँ ऐसी थी। उस फकीरनी ने बताया कि हम 7 बहन भाई थे। मेरे अब्बा भी मांगने का काम करता था। जिस दिन हम घर पैसे कम लाते तो अब्बा हमें मारता था। कहता था कि जब बोला है कि हर रोज 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाओ तो क्यों इतने कम पैसे लाते हो। मेरा अब्बा पैसों का भूखा था। इतने पैसे जमा होने के बावजूद उसका दिल नहीं भरता था और हमें खाना भी एक वक्त का देता था। कहता था कि सारा दिन बाहर मांगते हो तो वहाँ लोगों से लेकर खाया करो। हम लोगों की कोई इज्जत नफ्स कुछ नहीं होता। हाँ, पैसों की खातिर मेरे अब्बा ने मेरी बड़ी बहन को बेच दिया था। कहने को वो एक शादी थी, पर सब जानते थे कि आज भी फकीरों में यही रिवाज चला आ रहा है। जब बेटी शादी की उम्र को हो जाती है तो उसके पैसे लगाए जाते हैं और जो ज्यादा पैसे देता है उसी से बेटी को ब्याह दिया जाता है। फिर वो लड़की कहाँ होती है, किसी को इसकी कोई खबर नहीं होती। अगर किस्मत अच्छी हो तो मिलने आ जाती है, वरना शोहर मिलने भी नहीं देता। हमारे खानदान में औरतें बहुत मजबूर होती हैं क्योंकि ज्यादा मर्दों की चलती है, वरना किसी का दिल करता है कि वो ऐसी जिंदगी जिए। वो कम उम्र लड़की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। शायद हालात की ठोकरों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। और फिर उस फकीरनी ने बताया कि मेरी माँ को भी ऐसे ही अब्बा ने खरीदा था। अब्बा हर वक्त उसकी किरदार कशी करता रहता है, यहाँ तक कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसकी दूसरी बीवी घर से भाग गई। तब अब्बा कहता था कि तुम सब औरतें होती ही ऐसी हो, कभी औरत को सर नहीं चढ़ाना चाहिए, जूते की नोक पर रखना चाहिए, वरना तो ये गला दबाने को आ जाती हैं। मैंने अपनी माँ को अक्सर रोते हुए देखा था। अम्मा कहती थी कि पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे, कब मुझे इस माहौल से आज़ादी मिलेगी। और मैं माँ को कहती थी कि जब अब्बा आपको मारता है तो आप क्यों अब्बा को जवाब नहीं देती। अम्मा कहती थी तुम्हारे बाप के सामने खड़ी हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। हम लोगों के खून सफ़ेद होते हैं, हम कभी अपने हालात खुद नहीं बदलते। नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। फकीर का बच्चा फकीर ही पैदा होता है। कभी किसी फकीर का बच्चा पढ़ लिख कर किसी काबिल नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग इस माहौल से और ज़िंदगी से निकलना ही नहीं चाहते। हम एक आम इंसान से ज़्यादा कमाते हैं और देखने में फ़कीर होते हैं। हमारे घर में हर सहूलत मौजूद होती है, फिर भी हम इज्जत की ज़िंदगी जीने की बजाय अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक सरबराह होता है जो इस सारे धंधे को देखता है और सब फ़कीरों के दरमियान उसकी जगह और मोहल्ला बांट दिया जाता है। वो लोग सिर्फ वहीं बैठकर भीख मांगते हैं। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। मैं अक्सर बच्चों को स्कूल जाते देखती तो मेरा भी दिल करता था कि मैं स्कूल जाऊं। अम्मा से कहती तो अम्मा मुझे डरा देती, कहती कि तू एक फ़कीर की बेटी है और ये स्कूल फ़कीर लोगों के लिए नहीं होते। हमारा काम बस मांगना होता है और जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो तब हमें जो दुआ दी जाती है वो भी मांगने की ही दी जाती है। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई अब्बा मेरी जगह बदलता गया। वो कहता था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और उसने मुझे गलियों और बाजारों में भेज दिया। मैं सारा दिन बाजारों में मांगती रहती। जब एक दिन बाजार के हजूम में मैं एक दुकान पर मांगने गई तो उस आदमी ने मुझे पैसों का लालच दिया और कहने लगा कि मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे उसकी बात समझ आ गई थी
اور میں وہاں سے بھاگنے لگی تھی، پر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ میں فقیرنی ضرور تھی پر ایسی لڑکی نہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے دکان سے باہر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا۔ میں نے کہا، اے میرے مالک، تو سب کا خدا ہے، تو نے اسے طاقتور بنایا اور مجھے کمزور۔ ہم مظلوموں کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ کیا تو صرف پیسے والوں کی سنتا ہے؟ اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس کا میڈیکل چیک اپ بھی ہو چکا تھا، پر اتنے دنوں سے اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ شاید کسی نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں پڑھاؤں لکھاؤں گی اور اس قابل بناؤں گی کہ تم دوسروں کے لیے ایک مثال بنو گی۔ تب وہ لڑکی کہنے لگی، باجی، آپ کو مجھے بچانا نہیں چاہیے تھا، آپ مجھے مرنے دیتی تو اچھا تھا۔ یہ لوگ اب مجھے جینے نہیں دیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، غلاظت کہیں گے، اور کچھ لوگ تو پھر سے مجھے اپنی ہوس کا شکار بنائیں گے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ایسے ہی مار دیں۔ میرے ساتھ 2 ڈاکٹرز اور بھی موجود تھے جو اس لڑکی کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے۔ وہ فقیر لڑکی تھی مگر بہت خوبصورت بھی تھی اور معصوم بھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور ان آنسوؤں میں دم توڑتے خواب اس لڑکی کی تکلیف بیان کر رہے تھے، پر وہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ اسی وجہ سے ہر روز اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے ہسپتال میں 4 دن ہو گئے تھے، لیکن جب آج میں اس سے ملنے گئی تو وہ روئی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مر چکی ہے، پر وہ سانس لے رہی تھی۔ میں نے کہا، جس شخص نے تمہارے ساتھ ایسا کیا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ تب وہ مسکرائی تھی اور پھر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اب وہ مر چکی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، مجھے ایسے رونا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں انسان تھی۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ یہ بھی ایک پولیس کیس تھا، اور وسیم نے مجھے کہا کہ وہ پولیس میں FIR درج کروا چکا ہے۔ وہ لوگ تو تب سے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، اور اس بازار میں وہ شخص پولیس والوں کو کہیں نہیں ملا۔ میں نے وسیم سے کہا کہ آپ کا بھائی ندیم کہاں ہے، جس نے ابا کی وفات پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ابا کے قاتلوں کو، جنہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا، بہت جلد ڈھونڈ نکالے گا۔ اور وہ اس لڑکی سے بھی تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ اس کے مجرم کو عبرت کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ اب کہاں رہ گیا وہ؟ کیا اس کے لیے کسی کا مرنا جینا، کسی کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وسیم نے مجھے کہا، رابعہ، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان مسئلوں میں نہ پڑو۔ مجرم لوگ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں، ان کا پورا گینگ ہوتا ہے۔ وسیم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بھائی دن رات ایک کر کے ملزموں کو بہت جلد ڈھونڈ نکالے گا، بس تمہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سن کر گھر آ گئی تھی۔ وسیم کا بھائی پولیس میں آفیسر تھا۔ ابا کی موت پر بھی اس نے اماں سے وعدہ کیا تھا وہ ان فراڈی لوگوں کو سزا ضرور دلوائے گا، پر 2 سال ہو چکے تھے اور وہ لوگ آج بھی آزاد تھے۔ اور آج اس فقیرنی لڑکی کی موت نے مجھے دوبارہ سے اسی جگہ پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں میں آج سے 2 سال پہلے کھڑی تھی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں بھی جاننا تھا جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہسپتال میں لایا گیا تھا۔ اور آخر میں بھی ایک دن بازار میں پہنچ گئی۔ وہاں بہت سے بچے اور عورتیں موجود تھے جو بھیک مانگ رہے تھے، اور وہ چہروں سے کسی بھی صورت مجبور نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی موجود تھی۔ ہر وہ آنے جانے والوں کو زبردستی روک کر بھیک مانگتے اور بچے ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان لوگوں سے عجیب وحشت ہونے لگی، اور اماں کی بات کانوں میں گونجنے لگی کہ ہر انسان کی کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر انسان دوسرے انسان جیسا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں اور شہر میں لوگ اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ لوگ خود برائی سے نکلنا نہیں چاہتے، اور جو نکل جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھا کر پھر سے واپس اسی برائی میں لوٹ آتے ہیں۔ میں بھی سوچ رہی تھی جب میرے قریب سے ایک پاگل آدمی گزرا۔ لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے اور کچھ دھکے دے کر اس کو بھگا رہے تھے۔ وہ کبھی ہنستا اور کبھی روتا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے بھی نامناسب تھے، اور جیسے ہی میں ایک دکان پر پہنچی تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ پاگل شخص کون ہے؟
तो वो मुझे कहने लगा, बाजी, आज से कुछ दिन पहले एक फकीरनी के साथ इस बंदे ने जुल्म किया था। किसी को पता नहीं था कि इसने ऐसा किया है, मगर जब ये अपनी दुकान बंद करके आगे बढ़ा तो कचरे के ढेर पर इसकी बहन की लाश पड़ी थी। किसी ने इसकी बहन के साथ ज्यादती की थी और वो बेचारी मर चुकी थी, इसलिए उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया और उस दिन से ये आदमी पागल हो गया है। बस यही कहता है कि मुझे उस फकीरनी की आह लग गई। तब हम सब लोगों को ये यकीन हो गया कि जो उस दिन सड़क पर फकीरनी पड़ी थी वो इसी की हवस का शिकार हुई थी। ये शख्स अपनी बहन को देखकर अपने होश खो बैठा था और अब तक ये ऐसे ही पागलों में फिरता है। कोई इस पर रहम नहीं खाता। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी गाड़ी का रुख उसकी जानिब बढ़ा दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि उस लड़की की तभी सुनी गई थी जब उस शख्स ने भरे बाजार में उसके साथ जुल्म किया था। सच कहा गया है कि जो जानी होता है उसका कर्ज उसके घर वालों से कोई न कोई जरूर अदा करता है। काश ऐसे लोग गुनाह करने से पहले ये जान लें कि आज जो वो दूसरों के साथ कर रहे हैं कल को ये सब उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हुए डर नहीं लगता। उस फकीरनी का बदला मेरे अल्लाह ने ले लिया था और एक कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद मैं कई रोज़ तक अस्पताल नहीं गई थी। मैं कुछ दिन के लिए अकेले रहना चाहती थी। मेरी हिना आपी पहले से खुश रहने लगी थी। अम्मा अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती। हमारी ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी थी। वक्त ज़ख्मों को भर देता है मगर उनके निशान कभी ख़त्म नहीं होते। एक रोज़ वसीम की वालदा आईं और उन्होंने वसीम के लिए हिना आपी का रिश्ता मांग लिया था। मुझे लगा था कि आपी गुस्सा होंगी, पर वो मुस्कुरा रही थी और वसीम उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उन दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई थी। वसीम ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी को अपना आदी बना सकूं, पर उसे हिना की आदत हो चुकी है। मैं इस घर में हिना को अपनी बेटी के लिए लेकर गया था, पर अब मैं खुद चाहता हूँ कि हिना मेरे घर में मेरी बीवी बनकर रहे। अम्मा बहुत खुश थीं और फिर हिना आपी की शादी वसीम भाई से धूमधाम से कर दी गई थी, जैसे अब्बा चाहते थे। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था। दिल कर रहा था कि काश अब्बा जिंदा होते तो इस घर की सबसे बड़ी खुशी देख सकते। आपी अपने घर की हो चुकी थी। उस घर आपी जाकर बहुत खुश थी। शायद कुछ चीज़ें हमारे नसीब में ऐसे ही लिखी होती हैं। अब्बा के साथ जिन लोगों ने फ्रॉड किया था वो पकड़े जा चुके थे और मेरी कोशिश थी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। उन लोगों ने बहुत से लोगों को इसी तरह लूटा था, पर शुक्र है कि अब वो लोग पकड़े जा चुके थे। सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी शादी वसीम के छोटे भाई नदीम से हो गई थी, मगर मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। मेरे शोहर ने पहले बहुत लड़ाई की। वो कहता था कि अम्मा को भी हमारे घर ले चलो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। पर जब नदीम की मामा ने उसे समझाया तो वो मेरी बात मान गया, क्योंकि मेरी माँ अकेली कैसे रह सकती थी। आज हम दोनों बहनें बहुत खुश हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था वो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं।